हेलो ऑल एमबीपीएससी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर नंबर 3 में हम सेंसस ऑफ इंडिया को कवर करेंगे। 2011 के सेंसस को हम यहां पर कवर करेंगे। हर साल एमबीपीएससी के पेपर्स में जहां पर से भी जिन टॉपिक से भी क्वेश्चन हर बार के पेपर में आते हैं, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को सिंप्लीफाइड करके टू द पॉइंट फैक्चुअल फॉर्म में यहाँ पर इस पर्टिकुलर सीरीज में हम बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर में आते हैं। इस वजह से इस पूरी सीरीज को ध्यान में रखना, इन पूरे ही टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले तो हम कुछ प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं जो 2011 की जनगणना से आए हैं। 2011 के सेंसस से ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस आए हुए हैं, इनको हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। जैसे कि एमपी के सेंसस से अगर हम देखें, जो कि नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है एमपी का सेंसस का, आज का जो लेक्चर है, ये वाला जो लेक्चर है वो इंडिया के सेंसस से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट मतलब दशकीय वृद्धि दर कौन से जिले की सबसे ज़्यादा थी? तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है इंदौर। यहाँ पर जो डिकेडल जो ग्रोथ रेट है वो इंदौर की सबसे ज़्यादा थी, जो थी 32.88%। अगर हम स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रही है 2001 से 2011 के बीच में? तो ये हमको मेघालय देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, हाईएस्ट परसेंटेज अर्बन पॉपुलेशन मतलब शहर की प्रतिशत के दर मतलब परसेंटेज में कौन से शहर की सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है? तो ये हमको भोपाल देखने को मिलती है। कौन सा स्टेट ऐसा है इंडिया में जिसकी लोएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन है, जिसकी लोएस्ट जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे लोएस्ट है? तो ये हमको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलता है। ये अभी 2025-2024 के ये क्वेश्चन है। अगर आप और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो हर साल एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस में और यहाँ पर पेपर में हमको 1 से 2 क्वेश्चन हर साल के पेपर में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब हम डिटेल में इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करेंगे। हम पढ़ रहे हैं इंडिया के सेंसस को। तो इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 121 करोड़, जो कि 2011 के सेंसस में हमको जानने को मिली थी। सेक्स रेशियो क्या था, मतलब 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं थी, इसको हम सेक्स रेशियो बोलते हैं। ये था 940, मतलब 940 उस समय पे 2011 की जनगणना में जो है सेक्स रेशियो था। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे, एक पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ये है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करेंगे, दशकीय वृद्धि दर की बात करेंगे, जनसंख्या में कितना वृद्धि दर था? तो ये था 17.64%। ये भी एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद क्रूड बर्थ रेट, मतलब बर्थ रेट उस समय पे 2009 के पॉइंट ऑफ व्यू से काउंट किया था, और क्रूड डेथ रेट, ये हालांकि अभी तक एमपीपीएससी ने पूछा नहीं है, लेकिन आप इसको याद रखिए 22.5 और 7.3। इसके बाद इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की बात करेंगे। ये जो है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, क्रूड बर्थ रेट, और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा हैं जो उस समय पे 2011 की जनगणना में रेफरेंस माना गया था। तो उस समय पे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कितना हुआ करता था? ये था 57, जो कि 1000 बच्चों में कितने बच्चों की मृत्यु हुई है, ये है 57। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट की बात करेंगे तो वो था 407। इसमें ऐसा होता है, टोटल 1 लाख जब भी महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, उनमें से कितनी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, जिसको हम मातृ मृत्यु दर के नाम से जानते हैं, ये था 407। ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात करेंगे, जो लोग 7 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं और वो कोई भी भाषा में पढ़ और लिख सकते हैं, उसको हम लिटरेसी रेट के नाम से जानते हैं। उस समय पे लिटरेसी रेट कितना हुआ करता था? वो था 74.04%। इसमें अब मेल लिटरेसी रेट की बात करेंगे। ये तो ओवरऑल लिटरेसी रेट है, महिला और पुरुष दोनों को मिला के। अगर हम इंडिविजुअली यहाँ पर हम मेल लिटरेसी रेट देखेंगे तो वो था 82.14%, और फीमेल लिटरेसी रेट देखेंगे तो वो था 65.46%। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करेंगे, मतलब ऑन एन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी?
तो पुरुषों में थी 64 और 64 ईयर्स की, और महिलाओं में थी 63.5 ईयर्स की। अब हम स्टेट वाइज यहाँ पर सेंसस के कुछ आंकड़ों को पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर बताना चाहते हैं उन सारे राज्यों को जो कि किसी न किसी विषय में यहाँ पर टॉप पे रहे हैं या बॉटम में रहे हैं। तो इस वजह से इन सारी राज्यों के ऊपर कंटिन्यूसली हमारे पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट हमेशा ही केरला में देखने को मिलता है और लोएस्ट लिटरेसी रेट हमको बिहार में देखने को मिलता है। हाईएस्ट अगर हम ओवरऑल जो हमने अभी लिटरेसी रेट पढ़ा, ओवरऑल पढ़ा, उसमें क्या था, हाईएस्ट जो था वो केरला था। अगर हम हाईएस्ट फीमेल, अगर हम फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो भी यहाँ पर केरला टॉप पे आता है। लेकिन लोएस्ट में ये जो फैक्ट है ये चेंज हो जाता है। लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट हमको राजस्थान में देखने को मिलता है कई सारे पेपर्स में, और एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में ये राजस्थान वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करेंगे जो कि अभी रिसेंटली एमपीपीएससी ने पूछा था, मतलब 10 सालों में 2001 से लेकर 2011 में बीच में कौन से राज्य की जनसंख्या सबसे तेजी से बढ़ी है, तो वहां पर आपको मेघालय आंसर देखने को मिलेगा। ये अभी रिसेंटली एमपीपीएससी ने पूछा था। लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करेंगे या हम नेगेटिव डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो ये नागालैंड का हमको नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने को मिलता है जो कि -0.47 है। ये दोनों ही क्वेश्चन अभी रिसेंटली एमपीपीएससी ने पूछे थे। हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात करेंगे तो हाईएस्ट पॉपुलेशन किसकी है, वो हमको उत्तर प्रदेश की देखने को मिलती है। लोएस्ट पॉपुलेशन सिक्किम। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर, एक वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में कौन से राज्य की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो यहाँ पर हमको इसका आंसर बिहार देखने को मिलता है। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे जो कि ऑलरेडी मैंने आपको आगे बताने का प्रयास किया था, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ चुका है। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की हो जाती है, ये हमको अरुणाचल प्रदेश की देखने को मिलती है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करेंगे, मतलब 1000 पुरुषों में टोटल कितनी महिलाएं हैं, ये सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है, तो ये हमको केरला में देखने को मिलती है। 1084 ये हैं, मतलब 1084 जो कि हमको केरला में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। लोएस्ट की बात करेंगे 877, ये लोएस्ट है, ये हरियाणा में हमको देखने को मिलती है। ये जो हरियाणा वाला जो पॉइंट है ये एमपीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। इसके बाद हाईएस्ट डेथ रेट जो हमको देखने को मिलता है 2011 की जनगणना में, वो उड़ीसा का देखने को मिलता है, और लोएस्ट डेथ रेट ये हमको केरला का देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन हालांकि अभी तक नहीं पूछे गए हैं। इसके बाद हम रिलीजियस कंपोजिशन या रिलीजियस कम्युनिटी कंपोजिशन को समझ लेते हैं कि कौन से धर्म की कितनी परसेंट की जनसंख्या 2011 की जनगणना में निकाली गई। तो हिंदू की जो जनसंख्या है उसका परसेंटेज निकल के आता है 79.8%। उसके बाद जो दूसरी जो सबसे बड़ा धर्म है पूरे भारत में वो है मुस्लिम जो कि 14.2% है। उसके बाद आता है क्रिश्चियन, उसके बाद आता है सिख, फिर बुद्धिस्ट, फिर आता है जैन। अगर मैं आपको बताऊं तो 2011 की जनगणना में सबसे बड़ा धर्म कौन निकल के आया, तो यहाँ पर हिंदू धर्म निकल के आता है। और सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन कौन से धर्म की है, तो वो जैन धर्म की है। अगर हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में गिने तो यहाँ पर हिंदू हैं, हिंदू के बाद आते हैं मुस्लिम, और मुस्लिम के बाद आते हैं क्रिश्चियन, और सबसे लास्ट में हमको यहाँ पर जैन की पॉपुलेशन देखने को मिलती है 2011 की जनगणना में। आगे बढ़ेंगे, कुछ और पॉइंट्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2011 की जनगणना के फैक्ट्स अगर हम यहाँ पर देखें तो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी और सबसे कम आपको नागालैंड में देखने को मिलती है। शेड्यूल ट्राइब की बात करेंगे तो 21.01% जो कि देश में सबसे ज़्यादा है, ये मध्य प्रदेश में है। इसी वजह से हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो 10th यूनिट है वो स्पेसिफिकली शेड्यूल ट्राइब के लिए बनाई गई है। अगर हम शेड्यूल ट्राइब में सबसे कम अगर देखें तो सबसे कम पॉपुलेशन कौन से राज्य में आपको शेड्यूल ट्राइब में देखने को मिलती है, तो वो पंजाब में देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे, अर्बन पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। कौन सी ऐसी सिटी है जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर आपको मुंबई देखने को मिलेगा। मुंबई के बाद कोलकाता, कोलकाता के बाद आता है दिल्ली। ये बात कर रहे हैं हम 2001 की जनगणना के हिसाब से। उस समय पे अभी की डेट में अगर हम देखें
तो सबसे ज़्यादा 2011 में कौन सी सिटी की पॉपुलेशन हो जाती है, तो वो आपको दिल्ली देखने को मिलेगी। कुछ मिसलिनियस फैक्ट्स को अब हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। इंडिया का जो एरिया है, मतलब एरिया वाइज अगर हम देखें, लैंड एरिया के हिसाब से अगर हम देखें, तो वर्ल्ड सरफेस का ये है 2.4%, लेकिन यहाँ पर जो है 17.5% वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है। आप समझ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड के 2.4% के एरिया में, अगर जो धरातल से अगर हम देखें, अगर लैंड एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो 2.4% के एरिया में 17.5% की वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है। पहली बार भारत में जनगणना कराने का जो प्रयास किया गया था वो कराया गया था 1872 में, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में। पहली बार पॉपुलेशन पॉलिसी कौन से राज्य में आई थी, तो ये आई थी 1997 में आंध्र प्रदेश में। इसके बाद 2003 में नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड को बनाया गया, जो कि 2003 में बनाया गया। इसका नाम था जनसंख्या शक्ति इसका नाम था जनसंख्या स्थितिकरण कोष नाम से इसको बनाया गया था। आगे बढ़ेंगे, अब हम कुछ और यहाँ पर फैक्ट्स को कवर कर लेते हैं। सन 2000 में, मतलब ईयर 2000 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई गई थी। ये एमपीपीएससी मेंस का टॉपिक है। ये एमपीपीएससी के मेंस में 2021 में पूछा गया था, मेंस में। यहाँ पर तीन अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्टिव बनाए गए थे। एक था इमीडिएट, जो कि उस पर्टिकुलर टाइम तुरंत ही जो है इमीडिएट एक्शन उस समय पे इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन पॉलिसी के बाद लागू करना था, जैसे कि बेसिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस देना और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, जो कि आज की डेट में भी हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की। मीडियम टर्म अप्रोच की बात करेंगे। एक मीडियम टर्म की अप्रोच थी 2010 तक। इसका टारगेट था कि टोटल फर्टिलिटी रेट को जो है 2.1 करना। ये टारगेट था सन 2000 की नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का। एक इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पर निकल के आता है TFR, जिसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। मतलब एक महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती हैं। एक पर्टिकुलर उम्र तक ही महिलाएं बच्चों को जन्म दे सकती हैं। उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में एक एवरेज टोटल फर्टिलिटी रेट निकाला जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि 2.1% का अगर टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.1 का, तो वहाँ पर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की तरफ जाती है। लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो यहाँ पर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन ही करना है 2045 तक। ये हमारी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के जो इमीडिएट, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ये जो ऑब्जेक्टिव थे। उसके बाद गोल क्या थे, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को 100 तक लेके आना है। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का मतलब क्या है, जब भी 1 लाख महिलाएं जो है 1 लाख महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, उसमें से कितनी महिलाओं की मृत्यु होती है। तो इसका टारगेट था कि कम से कम, या इससे भी अगर हम कम कर सकें तो कम से कम इतनी महिलाओं जो है, इससे कम ही मैटरनल मोर्टिलिटी रेट होना चाहिए। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की बात करेंगे, अगर 1000 बच्चों ने जन्म लिया है, उसमें से कितने बच्चों की मृत्यु हो रही है, तो 30 से कम का जो है टारगेट रखा गया था। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन को अचीव करना और उसके बाद यहाँ पर फर्टिलिटी को रेगुलेट करना, जो कि हमने टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 हमने अभी जस्ट आगे किया है कवर। इसके बाद डिलेड मैरिज, यहाँ पर महिलाओं की जो उम्र है वो बढ़ाने की प्रयास यहाँ पर सरकार कर रही है। लोगों को जागरूक करना, यहाँ पर जो बाल विवाह होते हैं उसको आगे बढ़ा के यहाँ पर जो है एक लीगल तौर पे 18 कर दिया गया कि 18 से ऊपर ही जो है बच्चियों की शादी हो, और डिलेड मैरिज को प्रमोट किया गया। ओवरऑल कम्युनिकेबल डिसीज को कंट्रोल करने का प्रयास इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन पॉलिसी में सरकार कर रही है। और उसके बाद यहाँ पर कंपलसरी एजुकेशन और ड्रॉप आउट रेट को रिड्यूस करने का काम कर रही है। कंपलसरी एजुकेशन से क्या होगा, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ऑब्वियस सी बात है वो फैमिली प्लानिंग करते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से भी हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, पॉपुलेशन को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर रिड्यूस करना होगा ड्रॉप आउट रेट। इसका मतलब क्या है कि 10th के बाद जो है बच्चियों का ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा देखा जाता है कंपेयर्ड टू मेल्स। तो उनको जो है यहाँ पर हायर एजुकेशन को बढ़ावा देना, इस तरीके से जो है उनका एजुकेशन कंटिन्यू रहे और ड्रॉप आउट रेट जो है उसको रिड्यूस किया जा सके, इस तरीका का प्रयास यहाँ पर सरकार कर रही थी। पॉपुलेशन, कुछ और फैक्ट्स को हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं।
हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात करेंगे तो कौन से राज्य की हाईएस्ट पॉपुलेशन है, उसमें आता है फर्स्ट नंबर पे यूपी, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है बिहार। देखिए पेपर में घटते क्रम में बढ़ते क्रम में इस तरीके से अरेंजमेंट पूछे जाते हैं, या कौन से जो टॉप 4 स्टेट्स हैं उनको पूछा जाता है। तो इस तरीके से ही आपको इनको याद रखना होगा कि उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे आता है पॉपुलेशन में, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है बिहार। लोएस्ट पॉपुलेशन की बात करेंगे 2011 की जनगणना के हिसाब से तो सबसे कम पॉपुलेशन है सिक्किम की, उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, मतलब उससे ज़्यादा पॉपुलेशन अरुणाचल प्रदेश की है, और अरुणाचल प्रदेश से ज़्यादा पॉपुलेशन मिजोरम की है। तो सबसे कम पॉपुलेशन हो जाएगी सिक्किम की, उसके बाद आएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है मिजोरम। इसके बाद हम अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, तो सबसे आगे है बिहार, उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, उसके बाद आता है यूपी। लेकिन लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में सबसे कम जो लोग रह रहे हैं वो कौन से राज्य में रह रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है मिजोरम, फिर आता है सिक्किम। देखिए इनको इसी तरीके से याद रखना होगा, हमारे एग्जाम की यही ज़रूरत है और हमको इसी तरीके से चीज़ों को याद करना होगा। हम बहुत स्मार्टेस्ट वे में आपको कम यहाँ पर टॉपिक्स बता रहे हैं ताकि आप स्मार्टली अपने पेपर को यहाँ पर क्रैक कर पाएँ। सेक्स रेशियो की बात कर लेते हैं अब हम। यहाँ पर जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वो आपको केरला में देखने को मिलेगा, मतलब 1000 पुरुषों पे महिलाओं की जो जनसंख्या है वो है 1084, 1084। इसके बाद आता है केरला के बाद केरला से लगा ही हुआ राज्य है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश आता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, मैप से याद रखने का प्रयास कीजिए। केरला, केरला के बाद आया तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आता है आंध्र प्रदेश। लोएस्ट सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो यहाँ पर हरियाणा टॉप पे है, हरियाणा के बाद आता है पंजाब, और पंजाब और हरियाणा दोनों आसपास लगे हुए। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात हम कर लेते हैं। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो में हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो आपका मेघालय और मिजोरम दोनों का ही सेम है। इन दोनों को याद रखने में एम और दोनों आसपास में ही हैं, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो यहाँ पर हरियाणा और उसके बाद आता है पंजाब, जो कि हमने सेक्स रेशियो में भी देखा था। फिर टॉप पे आता है सबसे कम में, मतलब सबसे कम सेक्स रेशियो हमको कहाँ पर हरियाणा में देखने को मिला था, इसलिए अब चाइल्ड सेक्स रेशियो में भी हमको हरियाणा और पंजाब देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, लिटरेसी रेट की बात कर लेते हैं। तो टॉप जो लिटरेट जो स्टेट है वो है केरला, केरला के बाद आता है मिजोरम, और मिजोरम के बाद आता है गोवा। लोएस्ट लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो सबसे ऊपर आता है बिहार, बिहार के बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद आता है राजस्थान। देखिए कंफ्यूज ना होइएगा, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एमपीपीएससी ने पूछा था कि सबसे ज़्यादा लिटरेट जो स्टेट है वो कौन सा है, और ऑप्शन में केरला नहीं था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, केरला को अगर आप नक्शे में देखेंगे तो केरला यहाँ पे लोकेटेड है, और मिजोरम यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो पहले नंबर पे है केरला, फिर आता है मिजोरम। अगर हम बात करें लोएस्ट लिटरेसी रेट की तो बिहार के बाद ये मान लीजिए बिहार है इंडिया के मैप में, और यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप मैप बेस्ड स्टडी करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से याद होंगी। बार बार इन लेक्चर को देखिए, बार बार इन चीज़ों को दोहराइए, तभी ये चीज़ें आपके दिमाग में सेटल डाउन होंगी और आप इनको पेपर में सही कर पाएंगे। अर्बनाइजेशन की बात करेंगे तो सबसे मोस्ट अर्बन स्टेट कौन सा है, तो गोवा आता है मोस्ट अर्बन स्टेट, मतलब सबसे ज़्यादा शहरीकरण कौन से राज्य में है, तो वो गोवा में है। गोवा के बाद आता है तमिलनाडु। लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट की बात करेंगे तो देखिए कंफ्यूज ना होइएगा, हिमाचल प्रदेश आता है लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट में, उसके बाद आता है बिहार। आगे बढ़ते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किसका है, मेघालय का है। मेघालय के बाद अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी में फर्स्ट नंबर पे था। आप इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की, कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मतलब जनसंख्या वृद्धि कौन से राज्य में सबसे तेजी से हो रही है, तो मेघालय में हो रही है, और मेघालय के बाद कौन से राज्य में हो रही है, अरुणाचल प्रदेश में। लोएस्ट की बात करेंगे तो लोएस्ट में नेगेटिव ग्रोथ रेट आपको नागालैंड की देखने को मिली थी, जो कि हमने 0.4 समथिंग पढ़ा था। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। तो लोएस्ट ग्रोथ रेट
कौन से राज्य की है नेगेटिव ग्रोथ रेट, वो हमको नागालैंड की देखने को मिलती है। यहाँ पर मैं नोट्स में आपको ये चीज़ करेक्ट करके दे दूंगा। आगे बढ़ेंगे, अब हम यहाँ पर कुछ और फैक्ट्स को कवर कर लेते हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। तो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद ये है वेस्ट बंगाल में। शेड्यूल ट्राइब के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लेते हैं। शेड्यूल ट्राइब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस चीज़ के लिए एक स्पेसिफिकली यूनिट दी गई है हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस में। तो जहाँ पर भी आपको शेड्यूल ट्राइब दिखे, पर्टिकुलरली एमपी का, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं तो 21.01% सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद आता है उड़ीसा। तो फर्स्ट नंबर पे शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद उड़ीसा में है। इसकी पॉपुलेशन भी यहाँ पर हम देख लेते हैं, 15.3 मिलियन, 10.5 मिलियन और 9.6 मिलियन। देखिए, हमारा जो प्रीलिम्स का पेपर है वो टू द पॉइंट फैक्चुअल पूछा जाता है, इसलिए हमको फैक्ट्स ध्यान में रखने हैं और फैक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रीलिम्स को कवर करना है। रिलीजियस कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन कहाँ पर रहती है? उत्तर प्रदेश में, उसके बाद रहती है महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन भी आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, और सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे तेजी से सुधार कौन से राज्य ने किया है, तो यहाँ पर 10 की वृद्धि दर में 10 सालों में 2001 से आगे बढ़ के 2011 में जनगणना होती है, तो 10 साल में एक बार होती है। तो 10 साल में सबसे ज़्यादा लिटरेसी में सुधार किसने किया? तो बिहार ने सबसे ज़्यादा सुधार किया है। लेकिन ओवरऑल लिटरेसी में फर्स्ट नंबर पे कौन सा राज्य है? वो है केरला। आप इन सारे फैक्ट्स को ध्यान रखिए, कंफ्यूज ना होइएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट्स हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी हमने हमारे लेक्चर में आगे कवर कर चुके हैं। इंडिया की जो पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के हिसाब से वो है 1.21 बिलियन। डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो 17.7 जो परसेंट हमको डिकेडल ग्रोथ रेट देखने को मिलता है, जो कि भारत में आज़ादी के बाद से अभी तक का सबसे कम ग्रोथ रेट है। इसके बाद ओवरऑल सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो ये है 940। इसके बाद आ जाता है चाइल्ड सेक्स रेशियो, जो कि कितना है 919। और पहले कितना हुआ करता था? 2001 में ये हुआ करता था, तो 2001 की जनगणना के हिसाब से ये हुआ करता था 927, जो कि घट के अब 919 हो गया है। लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो 17, ये लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो ये है 74.04%, जिसमें मेल लिटरेसी है 80% और फीमेल लिटरेसी है 64%। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे तो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी है। रूरल अर्बन स्प्लिट की बात करेंगे, शहरी परसेंटेज कितना है भारत में? तो 31.2% हमारी भारत की जनसंख्या जो है शहरों में रहती है, और 68.8% ये रूरल इंडिया में रहती है, मतलब गाँव में रहती है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक, ये वाला जो पर्टिकुलर फैक्ट है 31.2%, ये ऑलरेडी MPPSC में पूछा जा चुका है। इसके बाद में कुछ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ हूँ, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इंडिया में टोटल 121 लैंग्वेजेस को जो है ऑन रिकॉर्ड किया गया है। 2011 का जो जनसंख्या था उसका जो स्लोगन था अवर सेंसस अवर फ्यूचर था, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर जो सेंसस एक्ट है, मतलब जो हमारा सेंसस होता है वो कौन से एक्ट में मेंशन्ड है? तो सेंसस एक्ट है 1948 का। ये वाला फैक्ट भी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कुछ और फैक्ट्स को हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन पर्टिकुलर फैक्ट्स को मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। तो जो 2011 की जनगणना का डेटा है उसको रिलीज़ किया गया था 31 मार्च 2011 में। पहली बार भारत में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुए थे 1931 में, और अब जो हमारा सेंसस होने वाला है, अब जो हमारा नेक्स्ट सेंसस होने वाला है वो 2011 के बाद 2021 में जो है हमारी जनगणना होनी थी। लेकिन जो है कोविड-19 की वजह से ये जनगणना को अब बढ़ा के जो है 2026-27 कर दिया है। 2026-27 में हमारी नेक्स्ट जनगणना होगी। जब 2011 में जनगणना हुई थी तब भारत में 28 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज हुआ करते थे। टोटल
टोटल यहाँ पर 640 जिले हुआ करते थे भारत में। ये इस तरीके के फैक्ट्स एमपीपीएससी में कई बार पूछे गए हैं, इस वजह से इन सारे फैक्ट्स को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहूँगा कि जनगणना होती क्यों है। अगर हमारे पास आंकड़े होंगे, स्टैटिक्स होंगे, तब हमको ये समझ में आएगा कि कौन सी सेक्टर में, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स, कौन से सेक्टर में हमको कितना पैसा खर्चा करना है, कौन सी जो जनगणना है, जनसंख्या है, वो कौन से सेगमेंट से आती है। तो इन सारे आंकड़ों को जुटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए ये पूरे जो आंकड़े हैं, ये एजुकेशन, हेल्थ केयर, और जब जनगणना होती है तो एक डिलिमिटेशन होता है, जिस वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहाँ पर से हमारे एमपीज और एमएलएस चुन के जाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी डिलिमिटेशन कहलाता है। एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है वो जनसंख्या के आधार पे बनती है। तो ये सारे आंकड़े कहाँ से निकल के आएंगे? ये सारे आंकड़े जनगणना से ही निकल के आएंगे। इस वजह से जनगणना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2011 की जनगणना में ये समझ में आया था कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, और 2011 की जनगणना में जो हमारे सेंसस कमिश्नर थे वो थे सी चंद्रमौली। ये क्वेश्चन भी कई बार एमपीपीएससी और दूसरे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। आशा करते हैं कि ये सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं और ये आपके 2026 के प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा कारगर होंगे। ये पूरे ही फैक्ट्स प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को एनालाइज करके बनाने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है, भारत मंथन टीम द्वारा किया जा रहा है। मेरा नाम है नकुल, और मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन, ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, स्मार्टली पढ़ाई कीजिए, और जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उससे दूर रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।